गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, अब हम लेसन 6 की जो है आज से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेसन हमारा हो चुका है पहले। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया वो एक बार इस लेसन को साथ साथ समझ लेंगे और जिन्होंने कर लिया है वो भी एक बार इसे देख लेंगे। तो ये चैप्टर है मध्यकालीन यूरोप के बारे में, मध्यकालीन यूरोप की सोसाइटी के बारे में। 9th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस समय को हम मध्यकालीन युग यानी मेडिवियल पीरियड के नाम से जानते हैं। तो उस टाइम यूरोप की सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट वन इज़ ये है क्लर्जी यानी पादरी वर्ग, सेकंड नंबर पे है लॉर्ड्स और थर्ड नंबर पर है कॉमन पीपल यानी पीजेंट्स। इसमें पीजेंट्स मेनली आते थे। एक बार हम इसको इसमें भी देखते हैं। सबसे पहले तो किंग ही होता था जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता था। किंग के नीचे नोबल मैन आते थे, इसके नीचे लॉर्ड्स आते थे और लॉर्ड्स के नीचे पीजेंट्स आते थे। यानी 3 ये कैटेगरीज थी जो सबसे मेन थी। तो इस चैप्टर में हम जो है मिड यूरोप के अंदर जितने भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चेंजेस आए थे वो हम सब इस लेसन में पढ़ेंगे और देखेंगे। हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर जो कि अब ख़त्म हो रहा था और उस रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद यूरोप में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। तो सबसे पहले हम इसमें जो है फ्यूडलिज़म के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फ्यूडलिज़म। सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद जो है इसमें हम पढ़ेंगे कि सामंतवाद शब्द जर्मनी शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद जो है वो मेनली भूमि संबंधी मामलों के आसपास केंद्रित थी। सामंतवाद शब्द का प्रयोग जो है वो मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और ये याद रखना कि ये जो फ्यूड शब्द है ये जर्मनी लैंग्वेज का शब्द है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं। तो फ्यूड का अर्थ वैसे होता है ज़मीन का टुकड़ा। आर्थिक संबंध में सामंतवाद कृषि उत्पादन को बताता है। ये सिस्टम जो है वो लॉर्ड यानी जो सामंत को लॉर्ड कहते हैं और किसानों के रिलेशंस के बारे में हमें बताता है। ठीक है। और हमें ये बताता है कि किसान अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते थे और लॉर्ड का जो था किसानों पर न्यायिक अधिकार भी होता था। यानी वो चाहे तो किसानों को पनिश कर सकता था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो बहुत शक्तिशाली था और किसान जो थे वो उसके अंडर थे। इसी कारण सामंतवाद केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया था। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। द 3 ऑर्डर्स। फ्रांसीसी पादरी जो थे इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक का सदस्य होता है। कोई जो क्लर्जी हैं वो प्रथम वर्ग में आएंगे, अभिजात जो हैं यानी लॉर्ड्स जो हैं वो सेकंड क्लास में आएंगे और जो फार्मर्स हैं वो थर्ड क्लास में आएंगे। लेकिन अगर वास्तविक रूप में हम देखें तो सामाजिक प्रक्रिया में जो था अभिजात वर्ग जो था वो सबसे पहले नंबर पर था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि उनका भूमि के ऊपर कंट्रोल था। अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण था, यानी उसे जो ज़मीन मिल गई वो आगे अपने बच्चों को दे सकता था। अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी ये नहीं कि उसकी संपत्ति वापस राजा के पास आ जाएगी, नहीं, वो अपने बच्चों को दे सकता था। वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, यानी अपनी सैनिकों की संख्या को बढ़ा सकते थे। उनके स्वयं के न्यायालय होते थे, यानी कि वो किसानों को पनिश कर सकते थे। इवन देखो उनकी अपनी करेंसी भी वो चला सकते थे। यहीं से पता लग रहा है कि वो कितने पावरफुल थे। इसके बाद अब हम एक और टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज़ गॉल क्या था।
फ्रांस और इंग्लैंड में फ्रांस की जो यूरोप के मैप में फ्रांस है उसकी स्थापना कैसे हुई थी? गॉल जो था रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। ये ना कृषि के लिए बहुत उपजाऊ था। ऊंचे ऊंचे यहाँ पर पहाड़ थे, चारागाहें थी, बहुत सुंदर था और ज़मीन भी बड़ी फर्टाइल थी। तो इसके नेबरिंग कंट्री था जर्मनी। वहाँ का एक ट्राइबल थी दैट इज़ फ्रैंक। उसने गॉल पर अधिकार कर लिया था और इस गॉल को जो था अपना नाम देकर फ्रैंक के नाम से इसका नाम फ्रांस कर दिया गया। छठी शताब्दी में 6th सेंचुरी में फ्रांस के जो थे ईसाई राजा इसके ऊपर रूल किया करते थे। क्योंकि वो क्रिश्चियन थे इसलिए उनके चर्च के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। और राजा शार्लमेन थे जिनको पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी गई थी, जिसके कारण चर्च और शासकों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए। 11th सेंचुरी में फ्रांस के नारमंडी के राजकुमार ने एक संकरे जलमार्ग को पार करके इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जीत लिया था। ये देखो, अब हम इसको मैप में देखते हैं। ये जो है हमारा मैप है यूरोप का। इसमें ये देखो, ये फ्रांस है, दिख रहा है? ये फ्रांस है और उस टाइम इसका नाम गॉल था। ये नॉर्मंडी के राजकुमार ने फ्रांस पर रूल करते थे। उन्होंने ये जो आपको ये वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये जो है इंग्लिश चैनल है, इसको क्रॉस करके इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जीत लिया था। तो इस तरीके से फ्रांस के शासकों का इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पर अधिकार हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार इसको फिर से देखो कि फ्रांस का प्राचीन काल में नाम गॉल था। ये रोमन साम्राज्य का पार्ट था, काफ़ी सुंदर था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, ज़मीन बहुत फर्टाइल थी। और जर्मनी के यहाँ पर जहाँ होली रोमन एम्पायर लिखा है, यहाँ पर पहले जर्मनी था। तो वहाँ के फ्रैंक नाम के कबीले ने इसको जीत लिया था और उसके नाम पर इसका नाम फ्रांस हो गया। यहाँ पर क्योंकि ईसाई राजाओं का शासन था तो उनके चर्च के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। फिर नॉर्मंडी के राजकुमार ने जो था ये इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जीत लिया। इस तरीके से गॉल का नाम जो था वो फ्रांस पड़ गया। आई होप कि अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि अभिजात वर्ग और मैनर क्या था। अभिजात वर्ग की एक ख़ास बात यह थी कि ये अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे। यानी कि उनकी भूमि पर मान लो 10, 20, 30, 40 परिवार रहते हैं तो वो उन सब के हेड थे। इनके अपने बड़े बड़े खेत होते थे। इनके घरों को मेनर कहते थे। और जो किसान थे वो अपनी भूमि को भी जोतते थे और इन मेनरों की भूमि यानी ये जो लाट था उसकी भूमि को भी जोतते थे। लाट जो थे वो शिकार करते थे। उनके यहाँ जो थे चारागाह होते थे जहाँ पशु चरते थे। मेनर पर चर्च भी होते थे, सुरक्षा के लिए कैस्टल भी होते थे, दुर्ग भी होते थे। और बाद में इन दुर्गों को इतना बड़ा बनाया गया कि नाइट के परिवार का भी निवास स्थान बन सके। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इनके जो मैनर होते हैं वो क्या होते हैं। ये देखो, एक मैनर है, ये लॉर्ड का कैस्टल है, उसका किला है। यहाँ पर जो है हाउस ऑफ पैरिश प्रीस्ट है, पादरी का घर है, चर्च है। ये सारी जगह जो है वो मैनर है। यहाँ ब्लैक स्मिथ लोहार का घर है, बेक ओवन है, रोटी बनाने वाले का घर है, मिल है। ये विलेजेस हैं, लोगों के घर हैं। कॉमन पैस्चर लैंड है जहाँ जानवर चरते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मतलब ये पूरी ज़मीन जो है वो लॉर्ड की है और ये मैनर है और यहाँ पर ये खेत है। इसके बाद एक और हम मैनर का एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, ये कैस्टल है, मैनर मतलब उसका घर है। ये वर्कशॉप है, वाटर मिल है, यानी कि जस्ट लाइक एक छोटा सा पूरा गांव बसा हुआ है और उसमें जो है वो ये सारे लोग रहते हैं। इसके बाद हम एक और नक्शा मैप देखते हैं, द मैनर। ये देखो, ठीक है।
अब हम एक्चुअली में ये देखो, ये चारागाह है जहाँ पर जानवर चरते थे। ये मतलब गांव के बाहर ज़मीन होती थी। इसके अलावा ये देखो, ये मैनर, ये कैस्टल, ये लॉर्ड्स के घर थे। देखो ये सब लॉर्ड्स के घर थे, आलीशान घर हैं। ये सब लॉर्ड्स के घर थे। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये नाइट्स कौन थे। अब लॉर्ड और नाइट में क्या संबंध था। नाइट जो थे वो लॉर्ड से उसी प्रकार जुड़े थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से जुड़े थे। यानी राजा जो थे वो लॉर्ड्स को ज़मीन देते थे और हेल्प ज़रूरत पड़ने पर लॉर्ड जो थे वो राजा के लिए लड़ने आते थे, लड़ाइयाँ लड़ते थे। अब यही काम लॉर्ड और नाइट का था। लॉर्ड जो थे वो नाइट को आगे भूमि का टुकड़ा देते थे और उसकी रक्षा करने का वचन भी देते थे कि तू मेरे यहाँ रह और तेरा परिवार और तेरी रक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जो वो ज़मीन नाइट को देते थे उसको फीफ कहते थे। इस वर्ड को याद रखना, उसको फीफ कहते थे। फीफ को उत्तराधिकार में भी प्राप्त किया जा सकता था। यानी कि अगर नाइट जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके पुत्र को उसकी ये ज़मीन मिलेगी, यानी कि लॉर्ड के पास वापस चली जाएगी। नहीं, फीफ को उत्तराधिकार में भी ज़मीन मिल सकती थी और ये 1000 से 2000 एकड़ तक फैली हुई थी। इसमें नाइट और उसके परिवार के लिए पंचक्की थी, मदिरा संपीडक भी होता था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये मदिरा संपीडक और पंचक्की यानी वाटर मिल क्या थी। फीफ के बदले में नाइट जो था अपने लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देता था और युद्ध में लड़ने का जो था प्रॉमिस भी करता था। नाइट जो था वो अपनी कैपेबिलिटी बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कुछ समय प्रैक्टिस किया करता था लड़ाई लड़ने की। ठीक है, और नाइट जो था वो अपनी अन्य सेवाएं लॉर्ड को भी दे सकते थे। जो दूसरे लॉर्ड होते थे, अगर उनको फ्यूचर में किसी और लॉर्ड की हेल्प करनी थी तो वो कर सकते थे। लेकिन उनकी प्रायोरिटी क्या थी, उनकी जो निष्ठा थी वो अपने लॉर्ड के प्रति थी। यानी पहले वो उसकी हेल्प करेंगे, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो वो दूसरे लॉर्ड की हेल्प कर सकते थे। ये इंग्लिश मीडियम में है। अगर आपको नोट्स बनाने हो, यहाँ से हेल्प लेनी हो तो यू कैन टेक बेटा। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम एक बार जो वाटर मिल है वो भी देख लेते हैं और नाइट्स भी देख लेते हैं। ये देखो, ये नाइट्स थे, ये नाइट्स हैं जो कि स्पेशल युद्ध लड़ने के लिए जो थे ट्रेंड किए जाते थे। ये उनकी वाटर मिल है। पानी यहाँ से, जैसे कुओं में से, पंचक्की में से पानी आता है तो ऐसे पानी निकाला जाता था। ये व्हील घूमता था और पानी जो था वो आता था। ये मदिरा संपीडक था जहाँ अंगूरों को डालकर इसको चक्की को चलाया जाता था और जिससे शराब बनती थी। ये देखो, ये भी मदिरा संपीडक है जिसमें ग्रेप्स को डालकर शराब बनाई जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगी। ये जो नाइट्स थे जो कि युद्ध लड़ने में बहुत परफेक्ट थे, इनको स्पेशल रोज़ जो थी ये ट्रेनिंग लिया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जब भी ये लॉर्ड जो थे वो लड़ाइयाँ होती रहती थी उस टाइम यूरोप में, तो इन लड़ाइयों में जो किसान थे वो भी भाग लिया करते थे। वैसे तो किसान अपनी ज़मीन जोतते थे, साथ साथ लॉर्ड की भी ज़मीन जोतते थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो लड़ाइयों में भी भाग लेते थे। लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं थे। किसान जो थे वो, उनका काम नहीं था लड़ाई लड़ना। तो जब बहुत मजबूरी होती थी तभी उनको फ्रंट पे भेजा जाता था। नहीं तो ये नाइट्स जो थे यही लड़ाइयाँ लड़ा करते थे अपने लॉर्ड्स की तरफ से। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अब आप इन टॉपिक्स को अच्छे से याद रखना और परसों जो है मैं इसी की ही असाइनमेंट आपको दूंगी। ठीक है बेटा? हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस।